दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी एग्जाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अपने लिए एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। बट दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या हम एपीएफसी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, क्या हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए मीट करती है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग वो दूर होने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी पैटर्न फॉर एपीएफसी एग्जाम बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में एडुटैप के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, बट आपको डाउट है कि भाई हमने किस तरीके से कंटेंट को डिजाइन किया होगा, कि हमने एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट किया है नहीं किया है, तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ₹1 का मास्टर कोर्स का डेमो लॉन्च कर दिया है। इस डेमो कोर्स के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स को एपीएफसी एग्जाम के लिए कैसे कवर किया है, हमारी कंटेंट क्वालिटी क्या है और क्या हम एपीएफसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इस डेमो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक पे जाकर आप डेमो कोर्स पेज पे पहुंचेंगे और आप इसको परचेज यहाँ से कर सकते हैं। ₹1 पे करके आपको 48 घंटे का हमारे मेन कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। हमारी आज की वीडियो है कि भाई कंप्लीट एलिजिबिलिटी डिटेल्स फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम। यहाँ पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे भाई इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो हम बेसिकली एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई एज रिलैक्सेशन क्या है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितनी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितनी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, हम वो कवर करेंगे। और दोस्तों फिर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि भाई इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, हम इसको कवर करेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम सारे डिटेल्स कवर करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई भारत के अगर आप नागरिक हो या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो या फिर कुछ और सिलेक्टेड कंट्रीज के अगर आप सब्जेक्ट हो तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एज लिमिट चेक करनी होगी। तो एज लिमिट अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो दो होती हैं, एक है मिनिमम एज लिमिट और एक होती है मैक्सिमम एज लिमिट। तो मिनिमम एज लिमिट एपीएफसी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए मेंशन नहीं कर रखी है। आप एक पर्टिकुलर अगर एज के हो और आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट कर रखा है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो पर्टिकुलर एज क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 16 साल के हो, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट करते हो, यू कैन अप्लाई। और अगर आप 25 साल के हो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट नहीं करते, यू कैन नॉट अप्लाई। तो मिनिमम एज लिमिट एज सच नहीं है, इट इज सब्जेक्टेड टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्लियर है। अब दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं। एपीएफसी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 होनी चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तब ये मैक्सिमम एज लिमिट है 35 की। ठीक है, बाकी कैटेगरीज के लिए आपको डिफरेंट मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिलेगी। बट फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी स्टूडेंट, द मैक्सिमम एज लिमिट टू अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जाम इज 35। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट ये आता है कि सर ये 35 की जो एज है ये किस कट ऑफ डेट से कैलकुलेट होती है, कौन सी पॉइंट ऑफ डेट होगी जहाँ से हमें चेक करना होगा कि हम 35 के हो गए हैं या फिर अभी नहीं हुए हैं। जनरली यूपीएससी एग्जाम में लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 1 अगस्त या फिर 1 जनवरी कट ऑफ डेट होती है, बट एपीएफसी एग्जाम में ऐसा नहीं है। एपीएफसी एग्जाम में आप लोगों को अपनी एज कैलकुलेट करनी है ऑन द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। अगर इस बार की हम बात करें 2026 की, तो अगले महीने नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है अगस्त में। अब दोस्तों इस महीने अगस्त में अगर नोटिफिकेशन फॉर एग्जांपल आती है 5 अगस्त 2026 को, ठीक है, तो अगर 5 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको जनरली 21 दिन बाद देखने को मिलेगा। तो वो होगा आपका 26 अगस्त 2026 कि भाई आप 26 अगस्त 2026 तक अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अब इस पर्टिकुलर डेट पर, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको चेक करना है कि आप 35 के हो गए हो या फिर 35 के नहीं हुए हो। किसको चेक करना है? अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। अब दोस्तों यहाँ पर सिनेरियोस क्या बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप में से कोई जो बच्चा है वो 25 अगस्त 1991 को पैदा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर डेट पर वो कितनी एज का हो गया है? वो 35 ईयर 1 डे का हो गया है। तो वो एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता अगर वो ईडब्ल्यूएस या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर मान लो आप पैदा हुए हो 27 अगस्त 1991, तो इस केस में आप इस पर्टिकुलर डेट पर हो 34 ईयर 364 डेज के,
तो अभी आप 35 के नहीं हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो एपीएफसी एग्जाम के लिए, अगर आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेट करने के लिए, वो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक होगा कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं अप्लाई कर सकते हो। सिनेरियो क्या है कि भाई आपकी एज 35 से ऊपर हो चुकी होगी, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट हो तो इस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। बट अगर आपकी एज 35 से कम है आप अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अब दोस्तों एज रिलैक्सेशन में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आपकी जो है अदर बैकवर्ड क्लास है, तो उस केस में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप 38 की एज तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ईपीएफओ एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन या फिर कमीशन्ड ऑफिसर हो, तो उस केस में आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल की है। आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो 40 साल तक। 40 साल की एज तक आप अप्लाई कर सकते हो एपीएफसी एग्जाम के लिए। तो ये आप लोगों की कैटेगरी के हिसाब से आपको एज लिमिट दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ पर्टिकुलर केस में स्टार लगा रखा है। एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर तभी इस पर्टिकुलर बेनिफिट को ले पाएंगे रिलैक्सेशन के अगर उन्होंने एटलीस्ट 6 महीने लगातार सर्विस कर रखी होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तभी इस पर्टिकुलर जो है बेनिफिट को ले पाएंगे जब वो कुछ पर्टिकुलर जो है डिटेल्स या पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब से बिलोंग करते होंगे, लाइक ऑडिट, अकाउंट्स, इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब से बिलोंग करते होंगे, या फिर उन्होंने एटलीस्ट 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस कर ली होगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी है, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए 10 साल की जो रिलैक्सेशन है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि भाई आपकी जो डिसेबिलिटी है वो एटलीस्ट 40% से ऊपर हो, तभी जाकर आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। और हाँ, आपको कुछ पर्टिकुलर केस में जो स्क्राइब की फैसिलिटी है वो भी आपको मिल जाती है। तो आप लोग 45 की एज तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन टू अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जाम। क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, और इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। हर बच्चे के लिए, वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करता हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है। कोई वेरिएशन आप लोगों को या कोई बेनिफिट आप लोगों को या फिर कोई रिलैक्सेशन आप लोगों को एजुकेशन के रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलेगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से। एज में बेनिफिट है लेकिन एजुकेशन में कोई बेनिफिट नहीं है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन? ये 2 क्वालिफिकेशन है। पहली क्वालिफिकेशन है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जाम। मतलब दिस इज द मस्ट क्वालिफिकेशन जो आपके पास होगी तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और ये क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई आप लोगों के पास डिग्री या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यू कैन अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। अब दोस्तों यहाँ पर एक और क्वालिफिकेशन है, वो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। आप समझिए इन दोनों में फर्क क्या है। इसेंशियल का मतलब ये है कि भाई इस क्वालिफिकेशन के होने के बाद ही आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे, अगर ये नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर ही नहीं सकते हैं। डिजायरेबल का मतलब क्या है कि भाई इसका इम्पैक्ट फॉर्म फिल करने से नहीं जुड़ा हुआ, आपको फॉर्म फिलिंग से नहीं रोकेगा अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है यूपीएससी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर ये आपके पास होगी तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल सकता है, आपको औरों से बेटर मान सकते हैं, आपको मोर क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट मान सकते हैं। ये है डिजायरेबल का मतलब कि भाई अगर ये होगा तो अच्छा माना जाएगा आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बहुत बार जब किसी कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर लिखा होता है कि भाई दीज क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को हम प्रेफर करेंगे। तो वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और ये क्या है कि भाई अगर किसी के पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको मोर सुटेबल माना जाएगा। बट अगर ये आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सिलेक्शन में मैं आपको आगे बताऊंगा। बट एज सच अभी आपको बस यही समझना है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चेकिंग होगी वो अगेन कौन सी डेट पर चेकिंग होगी? लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है? तो मैं आपको केस बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम अगस्त में नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगी, और जो स्टूडेंट था 8th सेमेस्टर का उसका पूरा एग्जाम कंप्लीट हो गया होगा। मई में या जून में आपको जनरली अपना सेमेस्टर कंप्लीट होता हुआ दिखता है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो 8th सेमेस्टर में था जिसका मई जून में एग्जाम प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है, इस पर्टिकुलर अगस्त मंथ में अगर एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है और फॉर एग्जांपल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 अगस्त 2026 है, तो अगर इस पर्टिकुलर डेट तक
आपके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आ जाता है या प्रोविजनल मार्कशीट आ जाती है तो आप एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार समझाता हूं कि भाई अगर मान लो आपका ये फाइनल सेमेस्टर था और मई जून में पेपर हो गए हैं, तो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 25 अगस्त 2026 ली है, तो इस पर्टिकुलर डेट पर अगर आपके पास अपना प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट आएगा फिर आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब तो एक डाउट और आएगा कि सर मैं 5th सेमेस्टर में हूँ अभी या फिर मैं 7th सेमेस्टर में हूँ अभी, तो सो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तक प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया होगा। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे एक और डाउट आता है कि सर मेरी ग्रेजुएशन डिस्टेंस के थ्रू है, मैंने ओपन जो है ग्रेजुएशन करी है, मैंने रेगुलर ग्रेजुएशन नहीं करी है। दोस्तों स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जाम। आपने किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन क्यों ना कर रखे हो, अगर आपका इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, या फिर वैलिड इंस्टीट्यूट है, तो आप एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होना चाहिए ग्रेजुएशन में? नहीं। आप 40% वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आप 60% वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आप 90% वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। और क्या ग्रेजुएशन कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में ही होनी चाहिए? अगेन नहीं। आप बीए वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीएससी वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बी फार्मा वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीटेक वाले हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। हर किसी को अप्लाई करने का यहाँ पर मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पर्टिकुलर फील्ड से ही होना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ तो अगेन हर एक फील्ड से जो बच्चा बिलोंग कर रहा होता है उसकी सिलेक्शन इस एग्जाम में होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि पहले भी बच्चे हर बैकग्राउंड वाले, बीए वाले भी सिलेक्ट हुए हैं, बीएससी वाले भी ठीक ठाक सिलेक्ट हुए हैं, बीकॉम वाले भी सिलेक्ट हुए हैं, बीटेक वाले भी सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड की टेंशन नहीं लेनी है। अब दोस्तों एक पॉइंट जो अभी ओपन रह गया वो ये था कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है हमारी सिलेक्शन पे। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का फॉर्म फिलिंग पर कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या थी कि भाई अगर किसी के पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको मोर सुटेबल माना जाएगा। बट दोस्तों एज सच इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है सिलेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखें तो यूपीएससी ने बेसिकली ये बोला था कि अगर मान लो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत कम आ जाते हैं या फिर बहुत ओवर आ जाते हैं तो उस केस में हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 3000 लोगों ने अप्लाई किया तो इस केस में यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट तो कराएगा नहीं 3000 लोगों के लिए ऑल ओवर इंडिया। तो 3000 में से देखेंगे कि कितनों के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, उनको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा। तो यहाँ पर क्योंकि एपीएफसी केस में तो ऐसा नहीं हो रहा, हर साल 5 लाख 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यूपीएससी को अब एपीएफसी पोस्ट के लिए बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा। तो उस केस में रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस है मेरिट के बेसिस पे, दैट विल बी द क्राइटेरिया फॉर योर सिलेक्शन, नॉट द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो आपकी सिलेक्शन पर कोई इंपैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। दिस इज बहुत श्योर मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने पुरानी साइकिल्स को कवर किया है एंड 2023 में भी मैंने देखा था कि जो 159 लोग एपीएफसी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए थे उनमें सिर्फ एक ही बच्चे के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी। और उसकी भी सिलेक्शन क्यों हुई थी? क्योंकि उसने मेरिट में अच्छा परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको कोशिश भी नहीं करनी कि भाई मैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हासिल करूं, क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए फिर भी तत्पर हो, क्योंकि अगर आपके पास डिप्लोमा है लेबर लॉ में तो आप यूपीएससी के एक और एग्जाम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उस केस में आपको अपना डिप्लोमा इंटरव्यू के राउंड पर डिफेंड भी करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि देखो मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि वो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपने डिप्लोमा कर रखा होगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या फिर आपके डेफ में लिखा होगा उसके बारे में, तो फिर आपको वहाँ पर डिफेंड करना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ एपीएफसी एग्जाम को अपनी प्रेफरेंस मान के चल रहे हैं तो उस केस में डिप्लोमा इज नॉट नीडेड, अगर आप उसको डिफेंड करने के लिए परेशान होंगे तो इसलिए आप उसको अभी भी अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर एपीएफसी एग्जाम विद योर ग्रेजुएशन एंड यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर एपीएफसी एग्जाम अगर आप इस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा का इंपैक्ट आपको सच नहीं देखने को मिलने वाला, तो आपको उससे ज़्यादा टेंशन लेनी भी नहीं है। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमने आपके लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स विच इज़ द कंप्रिहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी एग्जाम। अगर आप बिगिनर हो, एसएससी के बच्चे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप चाहते हो कि भी सारा कंटेंट एक ही जगह पे दे दो सारे कंपोनेंट्स का, तो ये मास्टर कोर्स आपके लिए है। दूसरा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। कौन से बच्चे के लिए है?
जिसने सिविल सर्विस की तैयारी में जीएस कंपोनेंट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, उनका मटेरियल उसके पास है, लेकिन वो चाहता है कि भाई स्पेशल कंपोनेंट का सॉल्यूशन दे दो, लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर ली है और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए है, और अगर आप इन कोर्सेज का डेमो लेना चाहते हो तो डेमो कोर्स भी आप लोगों के पास है, जिसके बारे में आपको इनिशियली इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।